दुष्यंत अपने कमरे में बैठा हुआ गुस्से से उबल रहा था। उसका मन था कि वो इसी वक्त जाकर वेदिका की जान ले ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अभी तक उसे मालूम नहीं चला था कि वेदिका का खून इस्तेमाल करके वो अपने मकसद में पूरा हुआ था या नहीं। दूसरी तरफ उसे सिद्धांत का भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो और भी फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। मगर उसे सिद्धांत तक पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं समझ आ रहा था। वो गुस्से के कारण अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कमरे में ही घूमने लगा। तभी अचानक से दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी और डॉक्टर वीरेंद्र अंदर आए। दुष्यंत, कमाल हो गया, हमारी मेहनत रंग लाई। डॉक्टर वीरेंद्र खुशी से नाच रहे थे। उन्हें देखते ही दुष्यंत और भी चिढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। मगर तभी डॉक्टर वीरेंद्र ने दुष्यंत का हाथ थामा और उसे खींचते हुए अपने लैब की तरफ ले गया। डॉक्टर, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? दुष्यंत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मगर तभी डॉक्टर वीरेंद्र ने अपने लैब का दरवाजा खोला। अगले ही पल दुष्यंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। उस पिंजरे में एक आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही उस आदमी के कानों में उन दोनों के कदमों की आवाज पड़ी, अगले ही पल वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पिंजरे को जोरों से हिलाने लगा। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि पिंजरा पूरी तरह से जमीन से उठ गया था। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत उस आदमी के पास पहुंचे और बोले, आज से यही तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हें इनकी बात सुननी होगी। यह सुनते ही वो आदमी शांत हो गया और दुष्यंत के ऑर्डर का इंतजार करने लगा। दुष्यंत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। दुष्यंत ने अपना हाथ उठाया और उस आदमी को रुकने के लिए कहा। अगले ही पल वो आदमी शांति से पिंजरे में बैठ गया। ये देखकर दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। डॉक्टर वीरेंद्र आगे आए और उन्होंने दुष्यंत से कहा, हमारा अंदाजा सही था। वेदिका के खून के कारण हमारी दवाई इन लोगों पर काम कर रही है। हमें किसी भी हालत में वेदिका को यहां से भागने नहीं देना चाहिए। उसका ब्लड ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। उनकी बात सुनकर दुष्यंत सोच में डूब गया। आज वेदिका ने उस पर वार किया था तो दुष्यंत का मन था कि वो वेदिका को जान से मार दे, लेकिन अब जब वेदिका उसके लिए इतनी बड़ी चाबी बन गई थी तो उसे वो किसी भी हालत में जाने देने वाला नहीं था। आप अपना काम जारी रखिए, मुझे जल्द से जल्द अपनी पूरी आर्मी चाहिए। दुष्यंत ने डॉक्टर वीरेंद्र को आदेश दिया और वहां से चला गया। बस उसे सिद्धांत को ढूंढना था ताकि वो अपने रास्ते का आखिरी कांटा दूर करके बिना किसी दिक्कत के दुनिया पर राज कर सके। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने टेंट में आराम कर रहा था। तभी वहां पर भूषण आया। अरे चाचा जी, आप यहां कैसे? मुझे बुला लेते, मैं आपके पास आ जाता। आर्यन तुरंत अपने बिस्तर से उठते हुए बोला, तुम यहां इतने आराम से क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो लगा था कि तुम राजकुमारी वंदिता का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। भूषण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तब आर्यन जोर के ठहाके मारते हुए हंसा और बोला, आप इस बात की चिंता मत करिए चाचा जी, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप बस देखते जाइए क्या होता है। आर्यन का यह एटीट्यूड देखकर भूषण का गुस्सा और बढ़ गया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से पीछे से मिहिर आया और आर्यन के कान में कुछ बोलकर वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो भूषण की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखिए चाचा जी, मैंने कहा था ना कि हमें बस इंतजार करने की जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? भूषण ने आर्यन से सवाल किया। तब आर्यन ने अपना भाला निकालते हुए बोला, मुझे अभी अभी राजमहल से संदेशा आया है। राजकुमारी वंदिता चाहती हैं कि मैं उन्हें युद्ध कला की तरकीब सिखाऊं। आर्यन की बात सुनते ही भूषण भी खुशी से झूम उठा और उसने आर्यन के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बहुत ही बढ़िया, अब देर मत करो, तुरंत जाओ। आर्यन वहां से निकल गया। उसके जाते ही जयंत वहां आया। जयंत भूषण की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। चाचा जी, मुझे लगा था कि आप आर्यन से नफरत करते हैं, फिर उसको इतनी शाबाशी देने की क्या जरूरत है? उसने तेज आवाज में पूछा। तब भूषण ने जयंत के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, अरे पगले, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम जानते हो कि मैं आर्यन का इस्तेमाल किस लिए कर रहा हूं। अगर मैंने उसे 2 अच्छी बातें नहीं कही तो वो हमारी मदद इतनी आसानी से नहीं करेगा। वो बुद्धू नहीं है। जयंत भूषण की बात समझ गया था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों ही आर्यन के वापस आने का इंतजार करने लगे। वही जंगल के किसी हिस्से में सिद्धांत अभी भी हवा में लटका हुआ था। उसके सामने एक तेज रोशनी छा चुकी थी। सिद्धांत उस रोशनी से बचना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर भी हवा में इस तरह से अटक गए थे जिसकी वजह से वो उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। अचानक से रोशनी के बीच एक धुआं बाहर आया। वो धुआं अगले ही पल एक लाल दानव में बदल गया। उस दानव ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वो जिनी सिद्धांत को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। तो तुम हो वो मूर्ख जिसने मुझे मेरी प्यारी नींद से जगाया है। अब मैं तुम्हें यहां से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगा, उस जीनी ने कहा और अपने हाथ हवा में घुमाने शुरू कर दिए। अगले ही पल उसके हाथ में एक रोशनी चमकने लगी। वो रोशनी का गोला आग की तरह भभक रहा था। उस जिनी ने सिद्धांत पर वार करने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन तभी सिद्धांत ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ, मुझे इस तरह मत मारो। मैं यहां पर किसी मकसद से आया हूं। अगर मैंने वो मकसद पूरा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो जिनी तुरंत रुक गया और सिद्धांत की तरफ जिज्ञासा से भरी नजर से देखने लगा। उसे रुका हुआ देख सिद्धांत समझ गया था कि यही सही समय है। वो आगे बोला, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैंने तुम्हारी नींद खराब की है। अब मुझे यहां से जाने दो। मगर उस जिनी ने सिद्धांत को जाने नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी एक उंगली घुमाकर सिद्धांत को नीचे जमीन पर पटक दिया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ परीक्षाओं पर सफल होना होगा। अगर तुम एक भी परीक्षा में हार गए तो तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, उसने कहा। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुम बस मुझे यहां से जाने दो। वो जिनी बहुत ही चालाक नजर आ रहा था। अब जब उसकी नींद खुल चुकी थी तो वो बहुत ही बोर होने वाला था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिद्धांत के साथ एक खेल खेलेगा। उसने अगले ही पल एक चुटकी बजाई और सिद्धांत के आजू बाजू की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। सिद्धांत एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हुआ था। उसने जब नीचे झुककर देखा तो चारों तरफ आग की नदी थी। सिद्धांत को लगा था कि शायद वो जिनी उसे आसानी से जाने देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो और भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। वो चिल्लाते हुए बोला, ये मैं कहां गया हूं? मुझे वापस शीतलपुर भेज दो। मगर उसके कानों में जिनी की हंसने की आवाज सुनाई दी। जिनी बोला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने दूंगा, क्योंकि तुमने 2 शब्द दुख भरे बोल दिए थे? मैं इतना भी नरम दिल का नहीं हूं। तुमने मुझे मेरी नींद से जगाया है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अब मैं आराम से बैठकर मजे लूंगा, उस जिनी ने हंसी के ठहाकों के बीच में कहा। सिद्धांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो वहां से निकलने के लिए आगे भागने लगा। जैसे ही उसने अपना कदम आगे रखा, अचानक से उसके सामने की जमीन नीचे आग में धंस गई। मगर जमीन के कुछ हिस्से अभी भी हवा में तैर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उन हिस्सों के सामने बने हुए दरवाजे। ये सब क्या है? मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं? सिद्धांत ने चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें हर एक दरवाजे की गुत्थी को सुलझाना होगा, तभी तुम जहां से आए हो वहां दोबारा जा पाओगे। उस जिनी की आवाज ऊपर आसमान से सुनाई दी। मगर मैं ये कैसे करूंगा? सिद्धांत ने उससे पूछा, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। सिद्धांत समझ गया था कि वो जिनी वहां से जा चुका है। उसके हाथ गुस्से से मुट्ठी में बंध गए। उसे समझ आ गया था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे उन सारे दरवाजों की गुत्थियों को सुलझाकर जल्द से जल्द शीतलपुर वापस पहुंचना होगा। उसके मन में न जाने क्यों एक बहुत ही बुरा भाव उठ रहा था। इसलिए उसने गहरी सांस ली और उचक कर
पहले दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस दरवाजे के सामने एक तितली बनी हुई थी। सिद्धांत को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन फिर भी उसने वो दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही चारों ओर पेड़ थे, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वो पेड़ आसमान को छू रहे थे। सिद्धांत ने जब दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें और भी अचंभे से बड़ी हो गईं, क्योंकि दूसरी तरफ इतने लंबे फूल लगे हुए थे जो कि उसके ऊपर बरगद के पेड़ से ज्यादा छांव दे रहे थे। उसने आज तक इतने बड़े फूल नहीं देखे थे। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको करना क्या था। तभी उसे एक जोर का हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धांत का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि आसमान से उड़ती हुई विशाल काय तितलियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। सिद्धांत भागता हुआ एक फूल के नीचे जाकर छुप गया। सिद्धांत के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी सांसें भी फूल गई थी। वो इस अनजान दुनिया में आ तो गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या था। लेकिन उसे एक बात अच्छे से मालूम थी कि वो जिनी कहीं बैठकर उसके ऊपर हंस रहा होगा। सिद्धांत के पास समय कम बचा था। अब उसे दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना था। जैसे ही उसने एक बार फिर आसमान में देखा तो दोबारा से उसकी नजर उन तितलियों के झुंड पर गई, मगर इस बार उसने उस झुंड के बीचों बीच कुछ अलग सा ही देखा। विशाल तितलियों के बीच एक सुनहरी रंग की छोटी सी तितली भी थी, जिसके पंख में एक चाबी बंधी हुई थी। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें चमक गईं और उसे समझ आ गया कि आखिर उसे क्या करना था। सिद्धांत ने समय न गंवाते हुए हवा में छलांग लगाई और उस सुनहरी तितली का पीछा करना शुरू कर दिया। वो सुनहरी तितली के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा था कि वो बाकी भयंकर बड़ी तितलियों को भूल गया। जैसे ही सिद्धांत उस छोटी तितली के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक से बड़ी तितली का एक पंख टकराया और सिद्धांत जाकर नीचे एक बड़े फूल पर गिर गया। सिद्धांत जैसे ही उस फूल पर से उठने वाला था, अचानक से वो फूल बंद होने लगा। सिद्धांत ने ऊपर नजर डाली तो पाया कि उस फूल के आजू बाजू लंबे लंबे दांत थे और वो अपना मुंह बंद करके सिद्धांत को खाने ही वाला था। वो तुरंत उठा, लेकिन उसके पैर नीचे पड़े हुए पदार्थ में फिसलने लगे। अगले ही पल उस फूल ने अपना मुंह बंद कर लिया। सिद्धांत के आजू बाजू अंधेरा छा गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपनी कमर पर बंधी हुई तलवार निकाली और उस फूल को अंदर से चीर दिया। जैसे ही उस फूल के मेन अंग डैमेज हो गए, उसने अपना मुंह खोल दिया। सिद्धांत ने एक छलांग लगाई और उस फूल से दूर चला गया। अब उसकी नजर सामने उड़ रही तितली पर थी, मगर सिद्धांत ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उन विशाल काय तितलियों के बड़े बड़े डंक थे, जिनसे वो फूलों से पराग चुन रही थी। जैसे ही सिद्धांत फिर से उस सुनहरी तितली की तरफ बढ़ा, इस बार एक बड़ी तितली का डंक उसके पीठ पर आकर चुभा और उस तितली ने उसे अपने डंक में लपेट लिया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत इन परीक्षाओं को पार करके बाहर निकल आएगा? क्या वो आर्यन तक पहुंचते पहुंचते और भी ताकतवर बन जाएगा? क्या दुष्यंत अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो गया था? क्या वो सच में अपनी म्यूटेंट आर्मी बना लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में कई बार सोचा था कि वो अगर कभी अपनी जान खोएगा तो कैसे खोएगा, मगर दूर दूर तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक तितली के डंक में फंसकर अपनी जान खो देगा। इस वक्त वो विशाल काय तितली के डंक में फंसा हुआ था। वो तितली उसे लेकर उड़ रही थी। सिद्धांत झटपट उस तितली के डंक से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सिद्धांत ने झुककर अपनी तलवार को देखने की कोशिश की, क्योंकि उसकी तलवार कमर पर लटक रही थी। सिद्धांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस तलवार तक नहीं पहुंच पा रहा था। सिद्धांत ने जब नीचे देखा तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि नीचे पानी का तूफान बादलों के छवि बना रहा था। अगर वो धोखे से भी नीचे पानी में गिर गया तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को पकड़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वो अपनी तलवार तक पहुंच गया था।
जैसे ही तितली एक और फूल के पास पहुंची, सिद्धांत ने समय नहीं बर्बाद किया और अपनी तलवार घुमाकर उस तितली के डंक में जोर से मार दी। दर्द से वो तितली चीखी और सिद्धांत को उसने एक फूल पर पटक दिया। सिद्धांत तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कई जगह घाव आ चुके थे, मगर उसने उन्हें इग्नोर करते हुए हवा में छलांग लगाई। इस बार वो सुनहरे रंग की तितली तक पहुंच गया। जैसे ही उसने तितली को हाथ में पकड़ा, वो तितली एक रोशनी में बदल गई। सिद्धांत के हाथ में एक चाबी आ गई। अब बस उसे बाहर जाने का दरवाजा खोजना था। सिद्धांत ने देखा कि वो रोशनी उड़ते हुए आसमान में कहीं जा रही है। फूलों पर उचकते हुए सिद्धांत ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो रोशनी जाकर एक जगह रुक गई। जब सिद्धांत ने उस तरफ देखा तो पाया कि दरवाजा हवा में तैर रहा है। सिद्धांत तुरंत उस दरवाजे तक पहुंचा और उसमें चाबी लगाते ही वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, अब वो दूसरे दरवाजे के सामने आ गया। उसने तुरंत दरवाजे पर बने हुए किसी चिन्ह को ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी नजर दरवाजे के ऊपर बने एक रत्न पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि उसे इस दरवाजे से निकलने के लिए जो चाबी ढूंढनी है, वो ऐसे ही किसी रत्न के पास मिलेगी। सिद्धांत ने तुरंत दूसरे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। इस बार वो नीचे गड्ढे में गिरने लगा, मगर वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी। कुछ ही देर में उसके पैर नीचे जमीन पर पड़ गए। सिद्धांत ने जब आजू बाजू में देखा तो पाया कि वो एक गुफा जैसी जगह में था। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि वो उस गुफा में वापस आ गया है जहां से वो अपने अतीत में आया था। फिर उसकी नजर गुफा में बने बड़े बड़े गड्ढों पर पड़ी। वो गड्ढे दूर से देखने में खाली नजर आ रहे थे। सिद्धांत ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही वो पहले गड्ढे के पास पहुंचा, अचानक से उसके अंदर से जोर की आवाज आई और किसी ज्वालामुखी की तरह आग बाहर निकलने लगी। ये देखकर सिद्धांत चौंक गया। उसे मालूम था कि किसी भी हालत में उसकी ये परीक्षा आसान नहीं होने वाली थी। पिछली परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी कोई ना कोई जानलेवा चीज होगी ही। वो एक बात समझ गया कि उसे उन गड्ढों से बचकर आगे बढ़ना होगा। सिद्धांत ने अपनी यात्रा चालू की, मगर वो ये नहीं जानता था कि उस गुफा की सीलिंग से कितनी नजरें उसे देख रही हैं। कुछ ही देर चलने के बाद सिद्धांत की नजर एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार से तेज उजाला निकल रहा था। सिद्धांत ने अच्छे से देखने की कोशिश की तो वो चौंक गया, क्योंकि वो जिस रत्न को ढूंढ रहा था, वैसे न जाने कितने हजारों रत्न उस दीवार पर लगे हुए थे। अचंभे के साथ सिद्धांत अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया। वो दुविधा में फंस गया था कि आखिर उन सब में से असली रत्न कौन सा था, मगर उसके पास इतना समय नहीं था कि वो वहां खड़े होकर सोचता रहे। इसलिए सिद्धांत ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उन रत्नों के पास पहुंचा। जैसे ही उसका हाथ दीवार पर लगे हुए रत्नों में से एक रत्न को टच करने ही वाला था, अचानक से सिद्धांत को सांप की फुफकार की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। सिद्धांत के सामने हजारों की संख्या में जहरीले सांप जमीन पर थे। वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक पल के लिए सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया, मगर अगले ही पल उसे समझ आया कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा। सिद्धांत तुरंत आगे भागने लगा। वो सांप उसका पीछा करने लगे। उनकी फनकार से पता चल रहा था कि वो बहुत भूखे थे और सिद्धांत को खाने में एक पल भी नहीं सोचने वाले थे। सिद्धांत ने अपनी तलवार निकाली और पीछे मुड़कर एक एक करके उन पर वार करने लगा, मगर उनकी संख्या कमी नहीं हो रही थी। अचानक से सिद्धांत आग के गड्ढे के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही अगला कदम लिया, उस आग के गड्ढे से तेज रफ्तार में आग की लपटें निकली। सिद्धांत तुरंत नीचे झुक गया, मगर कुछ सांप उस पर वार करने के लिए हवा में उछले और उस आग में जलकर राख हो गए। ये देखते ही सिद्धांत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सांपों की तरफ देखते हुए कहा, आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। उसने दोबारा से भागना शुरू किया, मगर इस बार वो जानबूझकर आग के बड़े गड्ढों के सामने रुक रहा था। जैसे ही सांप उछलकर उस पर वार करने वाले होते, तभी आग की लपटें उन्हें अपने साथ वापस गड्ढे में ले जाती। इस तरह समय गुजरता रहा।
और देखते ही देखते सांपों की संख्या कम हो गई। सिद्धांत बहुत बुरी तरह थक चुका था। आग की गर्मी के कारण उसका शरीर ऊपर से नीचे तक पसीने से लथपथ हो चुका था, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही आखिरी बचे हुए सांप खत्म हुए, सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और रत्नों से जड़ी हुई दीवार की तरफ बढ़ गया। मगर अभी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी। अभी भी उसे असली रत्न को ढूंढना था, जिसमें उसे वो चाबी मिलेगी। सिद्धांत ने एक एक करके वो रत्न दीवार से निकालने शुरू कर दिए, मगर इस तरह उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा था। तभी उसे विक्रम की एक बात याद आई। विक्रम ने एक दिन यूं ही उसे बताया था कि असली रत्न सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिद्धांत ने गुफा के दोनों तरफ देखा कि शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाए, ताकि वो कहीं से सूरज की रोशनी ढूंढ ले, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे अचानक से गड्ढे से आग निकलने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बचा हुआ सांप उस पर हमला करने आ रहा था, लेकिन वो आग के गड्ढे में गिर गया था। आग की नारंगी रोशनी सिद्धांत के चेहरे को भी नारंगी कर चुकी थी। अचानक से सिद्धांत के दिमाग की बत्ती जल गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अगर वो यहां सूरज की किरणें नहीं ला सकता था तो क्या बात थी, मगर वो आग की रोशनी में असल रत्न का जरूर पता लगा सकता था। उसने यहां वहां देखना शुरू कर दिया। अचानक से उसकी नजर उस गुफा में पड़ी हुई एक लकड़ी पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़ दी और उसे उस लकड़ी पर लपेट लिया। उसने बड़ी ही होशियारी के साथ उस शर्ट के कपड़े में आग लगा ली और उसे रत्नों से जड़ी हुई दीवार की तरफ ले गया। आग की रोशनी में वो सारे रत्नों को साफ देख पा रहा था। अचानक से थोड़े ही ऊपर लगे हुए एक रत्न से आग की रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगी। जब सिद्धांत ने हाथ ऊपर करके उस रत्न को अच्छे से देखा तो उसने अंदर चाबी को बंद पाया। उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने जलती हुई लकड़ी को नीचे रखा और अपनी तलवार की मदद से तुरंत उस रत्न को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसने तुरंत उस पर तलवार से एक वार किया और अगले ही पल उस रत्न में कैद चाबी बाहर आ गई। अब बस उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी वो जल रही आग एक बार फिर उस टूटे हुए रत्न पर पड़ी। इस बार उस रत्न से एक तीव्र रोशनी निकली जो थोड़े ही आगे इशारा कर रही थी। सिद्धांत ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसकी नजर हवा में तैर रहे दूसरे दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई और उड़ते हुए वो उस दरवाजे की तरफ पहुंचा। उसने वो चाबी दरवाजे में लगाई। अगले ही पल वो तीसरे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वो जिनी जिसने सिद्धांत को यह परीक्षा दी थी, वो जंगल में बैठा हुआ गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी ये परीक्षा आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था, मगर सिद्धांत को इतनी आसानी से 2 पड़ाव पार करते हुए देख वो बहुत ही गुस्सा था। उसने अपनी चुटकी बजाई और तीसरे पड़ाव की चुनौती को और भी कठिन बना दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत अपनी जीत को देखकर बहुत खुश था। अब बस उसे तीसरे दरवाजे को और पार करना था। उसने ना ही सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि अपने ज्ञान से भी पिछले 2 दरवाजों को पार कर लिया था। सिद्धांत ने तीसरे दरवाजे के ऊपर देखा और वहां से बाहर निकलने का क्लू ढूंढने लगा। इस बार उसकी नजर एक पैनी पतली चाकू पर पड़ी। चाकू देखते ही सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। आखिर अगले दरवाजे में ऐसा क्या होने वाला था जहां से उसे चाकू के साथ चाबी मिलने वाली थी। सिद्धांत ने तुरंत तीसरा दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन वंदिता को युद्ध कला सिखाने आया था। वो भले ही यहां अपने मकसद से आया हो, लेकिन राजकुमारी वंदिता आर्यन को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। राजकुमारी वंदिता को आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। आज जैसे ही आर्यन उसके बुलाने पर राजमहल आया तो वो दौड़ते हुए खुद अभ्यास करने के लिए मैदान में आ गई। ये देखकर राजा भीमसेन भी चौंक गए थे, क्योंकि बाकी सारे दिन राजकुमारी वंदिता से उन्हें गुहार लगानी पड़ती थी कि वो अभ्यास के लिए नीचे आ जाएं। राजा भीमसेन ने दुनिया देखी हुई थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। वो राजकुमारी वंदिता को उस रास्ते पर चलने से रोकना चाहते थे, लेकिन वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकते थे। अपनी बेटी को सामने मैदान में आर्यन के साथ अभ्यास करते हुए देख राजा भीमसेन ने अपने एक खास सेनापति को इशारा करके पास बुलाया।
सेनापति रणदीप ने महाराज भीमसेन के सामने अपनी गर्दन झुकाते हुए प्रणाम किया। महाराज भीमसेन बोले, मुझे इस लड़के पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम और बाकी सैनिक राजकुमारी वंदिता का पूरा ध्यान रखना और उस लड़के पर खास नजर रखना, और अगर तुम्हें कुछ गलत नजर आए तो उस लड़के को मार गिराने में एक पल भी मत सोचना, उन्होंने आदेश दिया। सेनापति रणदीप ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। राजा भीमसेन ने अपनी पैनी नजरों से देखा कि कैसे राजकुमारी वंदिता आर्यन की हर एक बात पर खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। वो किसी भी हालत में ये मिलन नहीं होने दे सकते थे। वो सिर्फ उनके राज्य के लिए ही नहीं बल्कि उनकी बेटी के लिए भी सही विकल्प नहीं था। सिद्धांत इस बार आसमान से गिरकर नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा महल था। महल के ऊपर चमगादड़ बैठी हुई थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि न जाने कब से कोई भी उस महल में नहीं रह रहा था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपनी आखिरी परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या वो आर्यन और राजकुमारी वंदिता के बीच बढ़ रही करीबियों को रोक पाएगा? क्या वो वर्तमान में जाकर दुष्यंत के बुरे कर्मों को रोक पाएगा? अगर सभी का पुनर्जन्म हुआ था तो भूषण कहां था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत अपनी पिछली गलतियों से सीख चुका था कि उसे क्या नहीं करना था। उसने तुरंत चारों तरफ देखा और ढूंढने की कोशिश की कि इस बार यहां पर कौन सा राक्षस या प्राणी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। दूर दूर तक उस महल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिद्धांत ने अपने कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू किए। वो जानता था कि वो उस जिनी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था। महल में कदम रखते ही सिद्धांत ने देखा कि कैसे हर एक दीवार पर बड़ी ही अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी, मगर उसके कदम तब थम गए जब उसने देखा कि कैसे दीवार पर, तस्वीरों पर, यहां तक कि महल के सारे फर्नीचर पर भी खून के निशान थे। सिद्धांत अलर्ट हो गया। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उस जाल से निकलने का यह आखिरी दरवाजा था। सिद्धांत अपने मकसद में लग गया। वो जानता था कि उसे एक पतली पैनी चाकू ढूंढनी है। टेबल पर रखा एक बॉक्स अचानक से सिद्धांत के हाथ रखते ही नीचे जमीन पर गिर गया, जिसके कारण एक तेज आवाज पूरे महल में गूंज उठी। उसके कारण सिद्धांत एक पल के लिए चौंक गया, मगर वो दोबारा से अपने काम में लग गया। मगर सिद्धांत एक बात नहीं जानता था कि उस आवाज के कारण उसने महल में मौजूद एक और उपस्थिति को जगा दिया था। सिद्धांत की शांति अचानक से भंग हो गई जब पूरा महल ऊपर से नीचे तक हिलने लगा। सिद्धांत को महल के पहले माले से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने तुरंत अपनी कमर पर बंधी हुई तलवार हाथ में ले ली और नीचे आ रहे दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे उसका दुश्मन पास आता जा रहा था, महल का कांपना और भी तेज होता जा रहा था। ऊपर सीलिंग से रेत सिद्धांत के ऊपर गिर रही थी। सिद्धांत सीढ़ियों की तरफ अपने दुश्मन के आने का इंतजार कर रहा था। अचानक से उसकी नजर बड़े बड़े पैरों पर पड़ी। अगले ही पल उसके सामने वो दानव आकर खड़ा हो गया। सिद्धांत ने ऊपर से नीचे उस दानव को देखा। वो 15 फीट से भी ऊंचा था। उसके शरीर पर सांप की तरह स्केल्स थे। उसके माथे पर 2 बड़े बड़े सींग थे। वो राक्षस अभी तक का सबसे बड़ा राक्षस था जिससे सिद्धांत का सामना हो रहा था। सिद्धांत ने बाहर देश की किताबों में ट्रोल्स के बारे में पढ़ा था। ये राक्षस किसी ट्रोल से कम नहीं लग रहा था। सिद्धांत को अच्छे से पता था कि ट्रोल्स अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बस अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि उस जगह पर दूर दूर तक कोई और महल या घर नहीं था, तो सिद्धांत को अच्छे से मालूम था कि वो ट्रोल बहुत ही भूखा होगा। इसलिए सिद्धांत को बहुत ही सोच समझ कर काम लेना होगा। इतने बड़े राक्षस से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। जैसे ही उस ट्रोल की नजर सिद्धांत पर पड़ी, वो सिद्धांत की तरफ अपनी भारी कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। एक बार फिर महल की जमीन हिल गई।
सिद्धांत के पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गया। पलक झपकते ही वो ट्रोल नीचे झुका और उसने सिद्धांत को अपनी मुट्ठी में भर लिया। सिद्धांत छटपटाने लगा और छूटने की कोशिश करने लगा, मगर इतने बड़े राक्षस की ताकत कुछ अलग ही थी। वो ट्रोल सिद्धांत को अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा। उसका खुला हुआ मुंह किसी बड़ी गुफा की तरह नजर आ रहा था, जिसमें अगर कोई आदमी एक बार चला गया तो बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। अचानक से सिद्धांत की नजर उस ट्रोल की गर्दन पर पड़ी। सिद्धांत की आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे इस दरवाजे से निकलने के लिए जिस चाकू की जरूरत थी वो उस ट्रोल की गर्दन पर एक लॉकेट की तरह लटका हुआ था। सिद्धांत को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने अगले ही पल अपनी तलवार हवा में घुमाई और उस ट्रोल की नाक काट दी। वो ट्रोल दर्द से कराह उठा और अपनी नाक पकड़ने के चक्कर में उसने सिद्धांत को नीचे छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही सिद्धांत तुरंत एक टेबल के नीचे जाकर छुप गया। कुछ ही देर में ट्रोल दोबारा से उसे ढूंढने लगा। सिद्धांत को जल्द से जल्द चाकू लेकर वहां से भागना था। वो अभी इतना भी ताकतवर नहीं हुआ था कि इतने बड़े राक्षस से अकेला लड़ पाए। वो ट्रोल पूरे महल के फर्नीचर को ऊपर नीचे करने लगा। उसे सिद्धांत की खुशबू आ रही थी। वो ट्रोल सिद्धांत के पास पहुंचने ही वाला था। सिद्धांत तुरंत भागकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। सिद्धांत को भागता देख वो ट्रोल गुस्से से चीख उठा और उसके पीछे पीछे भागा। सिद्धांत को अपने रास्ते में चारों तरफ हड्डियां और खून ही खून नजर आ रहा था। कुछ हड्डियां जानवरों की थीं तो कुछ इंसानों की। उन्हें देखकर सिद्धांत का गला सूख गया। वो सोचने लगा कि आखिर वो जादुई चाकू को कैसे उस ट्रोल की गर्दन से ले पाएगा। अचानक से सिद्धांत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जमीन पर पड़े गोश्त को ढूंढना चालू कर दिया। जैसे ही उसे कुछ मांस मिला, उसने एक ढेर बनाकर एक कोने में रख दिया। जैसे ही वो ट्रोल ऊपर आया, उसकी नाक में उस गोश्त की खुशबू गई। वो सिद्धांत को कुछ पलों के लिए भूल गया और उस मांस को उठाकर खाने लगा। उसे डिस्ट्रैक्टेड देखते ही सिद्धांत दौड़ते हुए ट्रोल पर कूद गया। वो ट्रोल गुस्से में यहां वहां होने लगा। सिद्धांत नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत उस ट्रोल के सींग को पकड़ लिया। वो ट्रोल गुस्से में दहाड़ा और सिद्धांत को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर सिद्धांत की नजरें उसकी गर्दन में टंगी हुई चाकू पर थी। सिद्धांत ने अपनी तलवार से ट्रोल की आंख फोड़ दी। दर्द के कारण वो ट्रोल तुरंत जमीन पर गिर गया। उसने सिद्धांत को हाथ मारकर नीचे गिराने की कोशिश की, मगर सिद्धांत उससे बच गया और तुरंत नीचे सरकते हुए उसकी गर्दन के पास पहुंच गया। सिद्धांत ने बिना कोई समय गंवाए अपनी तलवार से उस चाकू के धागे को तोड़ते हुए उसे हाथ में ले लिया, मगर वो ट्रोल अगले ही पल अपने पेट पर पलट गया। सिद्धांत सही समय पर वहां से भाग नहीं पाया और वो ट्रोल के नीचे दब गया। सिद्धांत को अपने पैर की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद उसे दर्द महसूस हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। अपने हाथों से पैर खींचते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले ही पल वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उस महल से बाहर भागने लगा। इस बार बाहर आते ही उसे तीसरा दरवाजा नजर आ रहा था। उसने तुरंत चाकू से बंधी हुई चाबी को दरवाजे में लगाया और उसे खोलते हुए बाहर निकल गया। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो जंगल में वापस आ चुका था, मगर उसकी हिम्मत अब खत्म हो चुकी थी। वो जोर से सांस ले रहा था। यही नहीं, उसका बदन ऊपर से नीचे दर्द से टूट रहा था। अचानक से वहां धुआं आया और उस धुएं से वहीं जिनी बाहर निकला। सिद्धांत ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, तुमने जैसा कहा था, मैं तीनों दरवाजों को पार करके आ गया हूं। अब तुम्हारा अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। वो जिनी सिद्धांत की तरफ एक बड़ी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने आज तक किसी को भी इतनी हिम्मत के साथ मेरी चुनौतियों को पूरा करते हुए नहीं देखा है। मुझे मालूम है कि तुम दिल के अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहता हूं। उसने उसके हाथ में एक सफेद रंग की डब्बी थमा दी। ये क्या है? सिद्धांत ने अपनी थकी हुई आवाज में पूछा। ये जादुई गोलियां हैं। इन्हें खाते ही तुम गंभीर से गंभीर घाव को भी चंद पलों में ठीक कर सकते हो।
ये सुनते ही सिद्धांत बहुत खुश हो गया। उसे वैसे भी आगे चलकर इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी। आप मुझे दोबारा से मेरी दुनिया में भेज दो, सिद्धांत ने उस जिनी से रिक्वेस्ट की। उस जिनी ने अपना सर हिलाया और चुटकी बजाई। देखते ही देखते सिद्धांत के आजू बाजू का माहौल बदल गया। वो दोबारा से उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वो उस गड्ढे में गिरा था। सिद्धांत अपने कदमों पर खड़ा हुआ और उसकी आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। यहां तक कि उसका टूटा हुआ पैर भी ठीक हो गया था। उसने तुरंत अपने कदम शीतलपुर की तरफ बढ़ाए। शहर में पहुंचते ही उसे मालूम चला कि राजकुमारी वंदिता सही सलामत अपने राजमहल में पहुंच गई थी। और जब उसने कुछ और सवाल पूछे तो उसे मालूम चला कि उसे बचाकर कोई नौजवान योद्धा लेकर आया था। सिद्धांत जानना चाहता था कि आखिर वो नौजवान योद्धा कौन था। वो छुपते छुपाते राजमहल के बाहर पहुंच गया, मगर उसकी आंखों ने जो देखा उसे देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जिस काम के लिए यहां आया था वो करने में नाकामयाब रह गया था, क्योंकि उसके सामने राजकुमारी वंदिता और आर्यन साथ में मैदान में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारी वंदिता हंसते हुए आर्यन से कुछ कह रही थी। सिद्धांत ने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी वो समय से वापस नहीं आ पाया था। सिद्धांत ने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए। वो अपने आप से बहुत नाराज था। अब उसे आर्यन को रोकने के नए तरीके ढूंढने होंगे, मगर उससे पहले उसे और भी ताकतवर बनना होगा। आर्यन से पिछली बार लड़ाई के बाद उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि आर्यन उससे कई गुना ताकतवर था, फिर भले ही वो उसका पुराना रूप क्यों ना हो। सिद्धांत और भी ताकतवर हथियारों की तलाश में लग गया। उसे जल्द से जल्द आर्यन को रोकना ही होगा, क्योंकि वो जानता था कि आर्यन के कान कौन भर रहा था और उसे क्या करने के लिए कहा जा रहा था। मगर जब उसने दोबारा से आर्यन और वंदिता को साथ में देखा तो सिद्धांत का दिल पिघल गया। वो जानता था कि आर्यन के मन में भले ही अभी वंदिता के लिए कोई भी फीलिंग्स ना हो, लेकिन आने वाले समय में वो वंदिता को इतना चाहेगा कि उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग ने बोला कि वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत समय था, और इस बीच आर्यन राजकुमारी वंदिता को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता था। सिद्धांत तुरंत मुड़ा और वहां से चला गया। उसने दोबारा से अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। घर में कदम रखते ही सिद्धांत के बदन में एक अजीब सा दर्द होने लगा। वो दर्द इतना तेज हो गया कि वो जमीन पर गिर गया और मचलने लगा। अचानक से सिद्धांत की नसें भी फूलने लगी। जब सिद्धांत ने अपने हाथों को देखा तो उसे एक ऊर्जा उनमें चढ़ती हुई नजर आई। अगले ही पल वो बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ और एक ही हाथ से उसने अपने नए घर का फर्नीचर उठा लिया। वो इतनी ताकत देखकर चौंक गया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये ताकत उसे उस ट्रोल से मिली थी जिसे उसने दूसरी दुनिया में मार दिया था। सिद्धांत समझ गया था कि इतनी ताकत के साथ उसे अभ्यास की भी बहुत जरूरत थी। वो अपने घर से बाहर निकला और अभ्यास के लिए एक खाली जगह ढूंढने लगा। तभी अचानक से शहर में भगदड़ मच गई। सिद्धांत अपनी ही जगह पर खड़े होकर देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। तब उसकी नजर घोड़े पर आ रहे लोगों पर पड़ी। उनका निर्देशन करते हुए आर्यन सबसे आगे चल रहा था, मगर सिद्धांत की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके हाथ में किसी आदमी का कटा हुआ सिर था। उस बाजार में मौजूद औरतें अपनी आंखें बंद करके वहां से भाग गईं, लेकिन बाकी बचे लोगों की तरफ आर्यन ने उस कटे हुए सिर को दिखाया और चिल्लाते हुए बोला, सभी लोग अपनी आंखें खोलकर देख लो, मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा है। इस राजा ने हमारा हिस्सा नहीं दिया, इसलिए मैंने इसकी गर्दन ही काट दी। इसलिए मैं तुम सभी को चेतावनी देता हूं कि भूल कर भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो वहां से अपने साथियों के साथ चला गया। दिन ब दिन आर्यन का एक क्रूर रूप दिख रहा था। उसके अंदर ताकतवर होने का ख्याल और भी स्थिर हो गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने आप को इतना ताकतवर बना पाएगा कि वो आर्यन का मुकाबला कर पाए?
क्या वो आर्यन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वेदिका के ब्लड का इस्तेमाल करके दुष्यंत अपनी आर्मी बनाता जा रहा था। दुष्यंत ने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही दुश्मन का खून वो इस तरह से इस्तेमाल कर पाएगा, मगर अब समय आ गया था कि वो अपने दूसरे मकसद पर काम करे। इतने दिन के मशक्कत के बाद भी उसके साथियों को सिद्धांत का कोई पता नहीं चला था। दुष्यंत इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उसने खुद वहां जाने का प्लान बनाया। जैसे ही वो नर्मदापुरम के उन जंगलों में पहुंचा, वहां जोर से बारिश होने लगी। बारिश के कारण जंगल में चल पाना मुश्किल हो गया था, मगर दुष्यंत हार मानने वालों में से नहीं था। देखते ही देखते वो गुफा के पास पहुंच गया। कई दिनों से उसके साथी उस गुफा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गुफा के आजू बाजू टेंट तक लगा लिए थे, मगर वो गुफा के अंदर जाने में कामयाब नहीं हुए। जैसे ही दुष्यंत को मालूम चला कि उसका मेन मकसद अच्छे से चल रहा है, वो अपने दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए चला आया। क्या अपडेट है? क्या तुम लोग गुफा के अंदर जाने में कामयाब हो पाए हो? दुष्यंत ने अपने साथियों से पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर आई निराशा को देखकर उसने उनके जवाब का भी इंतजार नहीं किया। उसने गुफा के सामने दो खड़े आदमियों को धक्का देकर दूर हटाया और बोला, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, उसने कहा और गुफा के अंदर जाना शुरू कर दिया। मगर गुफा में पहला कदम रखते ही दुष्यंत को एक जोर का करंट लगा और वो न जाने कितनी दूर जाकर गिर गया। ये देखते ही वहां मौजूद बाकी सारे लोग चौंक गए और अपने बॉस को उठाने के लिए तुरंत भागे। मैं ठीक हूं, छोड़ दो मुझे, दुष्यंत ने गुस्से से कहा और पैरों पर खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ नजर आ रही थी। जाओ, जाकर एक्सप्लोसिव्स लेकर आओ, हम आज ही इस गुफा के दरवाजे को तोड़ देंगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। कुछ ही पल में दुष्यंत के साथियों ने उस गुफा को एक्सप्लोसिव से कवर कर दिया था। दुष्यंत अपने हाथ में बम का बटन लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसके साथी ने इशारा किया, दुष्यंत ने वो बटन दबा दिया। बटन दबाते ही पूरे जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पंछी, यहां तक कि जमीन पर आराम कर रहे जानवर भी उस आवाज से डर गए और यहां वहां भागने लगे। चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था, लेकिन जब दुष्यंत ने गुफा के दरवाजे की तरफ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि उस गुफा का एक भी पत्थर यहां वहां नहीं हुआ था। दुष्यंत अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने दोबारा से गुफा में अंदर जाने की कोशिश की, मगर एक बार फिर वो दर्द के साथ नीचे जमीन पर गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस गुफा में जा पाना मुमकिन क्यों नहीं था। वो उठकर अपने साथियों से कुछ और कहने ही वाला था कि तभी अचानक से हवा में एक तीर आया और दुष्यंत के कंधे में जा लगा। दुष्यंत दर्द से करा उठा। वो और उसके साथी अलर्ट हो गए। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोगों को अपने सामने खड़ा पाया। उनके चेहरों पर कुछ निशान बने हुए थे। कपड़ों के नाम पर उन्होंने सिर्फ अपने निचले हिस्से को ढका हुआ था। दुष्यंत ने अपने कंधे से उस तीर को निकाला और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? तब उस गुट का सरदार आगे आया और दुष्यंत से इशारों में बातें करने लगा। वो दुष्यंत से इशारा करते हुए कह रहा था कि उसे गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। यह देखकर दुष्यंत और भी गुस्से में आ गया। उसने सामने खड़े आदिवासी गुट के सरदार को एक जोर का धक्का दिया। यह देखते ही उसके बाकी साथी गुस्से के साथ दुष्यंत और उसके साथियों की तरफ बढ़े और उन पर हमला बोल दिया। वो चिल्लाते हुए कुछ कह रहे थे, मगर दुष्यंत को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। ये वही आदिवासी लोग थे जिन्होंने सिद्धांत को भी गुफा में जाने से रोकने की कोशिश की थी, मगर क्योंकि सिद्धांत ने उनकी मदद की थी इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया था। मगर वो इस तरह से सभी को गुफा में नहीं जाने देने वाले थे, क्योंकि वो गुफा उनके लिए बहुत ही पवित्र थी। दुष्यंत गुट के सरदार से लड़ने लगा। कुछ देर लड़ने के बाद उसका पेशेंस खत्म हो गया। उसने अपनी जेब से एक गन निकाली और अगले ही पल आदिवासी समूह के सरदार को सीने में गोली मार दी। वो सरदार
दर्द के साथ नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाकी साथी अपने आप रुक गए और अपने सरदार की मौत का दुख मनाने लगे। दुष्यंत ने एक आखिरी बार गुफा की तरफ देखा और अपने साथियों को वहां से चलने का इशारा किया। वो जानता था कि उसे दोबारा यहां आना होगा, लेकिन इस वक्त वहां इतने कम लोगों के साथ रुकना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि न जाने कब वो आदिवासी लोग अपने बाकी साथियों के साथ लौट आए। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रौनक सिद्धांत, विक्रम और वेदिका को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर उसे उन तीनों का नामो निशान नहीं मिला। वो जानता था कि दाल में कुछ काला था। मम्मी की चोरी के बाद वो चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो भी कामयाब नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। इंस्पेक्टर रौनक बार बार सीसीटीवी फुटेज को चलाकर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसकी नजर चोर के हाथ में पहनी हुई एक चमकीली अंगूठी पर पड़ी। उसने तुरंत वो वीडियो रोकी और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे अच्छे से मालूम था कि जब वो चोर पहली बार चोरी करने आया था तो वो लैब से कुछ भी लेकर नहीं गया था। उसने तुरंत दुष्यंत के कमरे के अंदर जाने की फुटेज को चलाया और उसके तुरंत बाद कमरे से बाहर निकलने की फुटेज को चलाया। दोनों में बस एक ही अंतर था। अंदर जाते वक्त दुष्यंत के हाथ में कोई भी अंगूठी नहीं थी, मगर बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी, जो कि हद से ज्यादा चमक रही थी। उस अंगूठी को देखते ही इंस्पेक्टर रौनक अपनी जगह पर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे भी पुरानी सभ्यताओं और इतिहास के बारे में पढ़ना पसंद था। उसने किसी बुक में ऐसे ही एक अंगूठी के बारे में पढ़ा था, मगर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ असल जिंदगी में भी हो सकता है। सालों पहले उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक राजकुमारी और उसके प्रेमी की कहानी थी। उस कहानी में लिखा था कि कैसे प्रेमी ने अगले जन्म में सब कुछ याद रखने के लिए एक अंगूठी पर अपनी प्रेमिका का खून लगा दिया था, ताकि वो जब दोबारा जन्म ले तो आसानी से अपने पिछले जन्म को याद कर पाए। इंस्पेक्टर रौनक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर आज अंगूठी को देखकर न जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि शायद वो कहानी सच हो। अब उसके मन में हजार सवाल उठने लगे थे। क्या सच में वो चोर वही आदमी था जिसने अपनी प्रेमिका को याद करने के लिए वो अंगूठी छुपाई थी? इंस्पेक्टर रौनक की रुचि इस केस में और भी बढ़ गई। उसे जल्द से जल्द उस चोर को ही नहीं बल्कि बाकी सभी को पकड़ना होगा, ताकि वो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सके। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत अपने अभ्यास में लगा हुआ था, मगर वो जानता था कि अकेले अभ्यास करके वो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। उसे किसी गुरु की जरूरत थी जो उसे युद्ध कला के बारे में सिखा सके। वो यूं ही बाजार की तरफ निकल गया। उसके मन में कई चिंताएं चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आर्यन और राजकुमारी वंदिता को मिलने से कैसे रोके। अचानक से उसे घोड़े के कदमों की आवाज आई। उसने जब मुड़कर देखा तो पाया कि आर्यन और उसके साथी शहर से कहीं बाहर जा रहे थे। सिद्धांत की आंखें चमक उठी, क्योंकि यही सही मौका था जब वो राजकुमारी वंदिता को सब कुछ सच सच बता सकता था। सिद्धांत ने तुरंत आर्यन के जैसे कपड़े खरीद लिए और उसका भेष बदलकर वो राजमहल की तरफ बढ़ गया। सिद्धांत को नहीं पता था कि आर्यन कितनी जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए उसे ये काम जल्द से जल्द निपटाना होगा। इस वक्त उसके हिसाब से सिर्फ यही तरीका था जिससे वो आने वाली मुसीबत को रोक सकता था। अचानक से सिद्धांत की नजर एक दुकान में टंगे हुए आईने के ऊपर पड़ी। उसके कदम वहीं थम गए। आज वो पहली बार अपने आप को आर्यन के रूप में देख रहा था। उसके मन में अजीब से भाव उठने लगे। वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी था कि उसे अपने आप से ही इतना ज्यादा छुप कर रहना पड़ रहा था। यही नहीं, उसका मन ग्लानि से भी भरा हुआ था कि वो पीठ पीछे अपने आप को ही धोखा दे रहा था। मगर वो जानता था कि उसे कुछ पल के लिए अपने दिल को समझाना होगा और जो सही है वो करना होगा। वो राजमहल में पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने जयंत आ गया। एक पल के लिए सिद्धांत की धड़कनें थम गई। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके भाई ने ही उसको इतना बड़ा धोखा दिया था। सिद्धांत के गुस्से भरी नजर जब जयंत पर पड़ी तो वो सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे मारना चाहते हो? ये सुनते ही सिद्धांत ने अपने आप को संभाला
वो अभी जयंत के सामने अपनी असलियत नहीं आने दे सकता था। मुझे तो लगा था कि तुम साथियों के साथ पास के ही शहर में गए हो। जयंत ने सिद्धांत की तरफ संशय से भरी नजरों से देखते हुए पूछा। सिद्धांत का गला सूख गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर आर्यन का कोई जान पहचान वाला उसे देख लेगा तो क्या करेगा। तब सिद्धांत ने तुरंत जयंत का जवाब देते हुए कहा, मैंने अपने साथियों को आगे जाने के लिए कहा है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मेरा मुख्य मकसद है मैं उस पर तो काम कर लूं। एक पल के लिए जयंत उसको देखता रहा। उसके बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने सिद्धांत की पीठ को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात, तुम ही मेरे शेर हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिद्धांत ने चैन की सांस ली और अपने कदम राजकुमारी वंदिता की तरफ बढ़ाए, मगर उसने एक चीज नोटिस नहीं की थी कि किस तरह जयंत कुछ दूर रहकर उसकी तरफ देख रहा था। जयंत की आंखों में एक भाव था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। कुछ ही देर में सिद्धांत राजकुमारी वंदिता के पास पहुंच चुका था। वंदिता हमेशा की तरह मैदान में अपना अभ्यास कर रही थी। सिद्धांत को वहां देखकर वो चौंक गई। मुझे तो लगा था कि आज तुम नहीं आने वाले हो, फिर अचानक से कैसे? सिद्धांत तभी भी राजकुमारी वंदिता की खूबसूरती देखकर अचंभे में था। उसे समझ आ गया था कि आखिर आर्यन राजकुमारी वंदिता के प्यार में क्यों गिर गया था, क्योंकि राजकुमारी वंदिता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वो एक कोमल हृदय की इंसान थी। राजकुमारी वंदिता सिद्धांत को आर्यन समझ रही थी। सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो आर्यन को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजकुमारी वंदिता की आवाज ने सिद्धांत को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। देखो, कल जो तुमने मुझे तरकीब सिखाई थी, मैं आज उसे कितने अच्छे से कर पा रही हूं। राजकुमारी वंदिता ने हवा में अपना भाला घुमाते हुए कहा। सिद्धांत अगले पल बोला, राजकुमारी वंदिता, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यह सुनते ही वो रुक गई और सिद्धांत की तरफ अपने पूरे अटेंशन के साथ देखने लगी। क्या तुम मुझे फिर से कोई नई कहानी सुनाने वाले हो? मैं रोज तुम्हारी कहानियों का इंतजार करती हूं। राजकुमारी वंदिता ने खिलखिलाते हुए कहा। यह सुनते ही न जाने क्यों सिद्धांत कुछ कह नहीं पाया। वो अपने सामने खड़ी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो जानता था कि राजकुमारी वंदिता को सच जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह सिद्धांत उसको और दुख नहीं देना चाहता था। वो चाहकर भी अपने मुंह से सच नहीं निकाल पाया। उसने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। आप अपना अभ्यास जारी रखिए, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। यह सुनते ही राजकुमारी वंदिता की आंखों से चमक चली गई, मगर उसने अपने आप को संभाला और एक मुस्कान के साथ बोली, तुम चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगे तो मैं इस तरकीब को अच्छे से सीख चुकी होंगी। सिद्धांत ने एक आखिरी बार राजकुमारी वंदिता को देखा और वहां से चला गया। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने अपने पीछे से आ रही काली परछाई पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसे अपने सिर पर एक जोर का वार महसूस हुआ। सिद्धांत तुरंत जमीन पर गिर गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत को राजकुमारी वंदिता को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था? आखिर सिद्धांत पर वार किसने करवाया था? क्या दुष्यंत उस गुफा में जाने में कामयाब होगा? क्या इंस्पेक्टर रौनक इस पूरी कहानी का सच जान लेगा? सिद्धांत की जब आंखें खुली तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आया था कि अचानक से किसने उस पर हमला बोल दिया था, मगर वो नहीं जानता था कि जयंत थोड़ी ही दूर छुपकर उसे देख रहा था। आज जब जयंत आर्यन से मिला तो उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि उसके सामने जो आर्यन है वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी जयंत को ऐसा महसूस हो चुका था, मगर पिछली बार उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मगर इस बार वो पूरी तरह से श्योर था कि कोई बहरूपिया आर्यन होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि वो खुद आर्यन को दूसरे शहर के लिए जाते हुए देख चुका था। वो इस बहरूपिये को अपने मकसद के रास्ते से हटाना चाहता था। जयंत जानना चाहता था कि आखिर वो बहरूपिया आर्यन होने का नाटक क्यों कर रहा था, और अगर वो सच में आर्यन था तो वो उससे झूठ क्यों बोल रहा था। इस बात को जानने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था। जयंत ने अपने ही एक अच्छे दोस्त को आर्यन पर हमला करने के लिए कहा।
अगर ये असली आर्यन था तो उस आदमी को हराने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, मगर ये कोई बहरूपिया होगा तो जयंत तुरंत से पहचान जाएगा। जयंत का वो दोस्त काली मायावी शक्तियों का मालिक था। वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होने में माहिर था। यही नहीं, वो अपनी आंखों से रोशनी निकालकर किसी को भी मार गिरा सकता था। मगर आर्यन इस दोस्त से पहले मिल चुका था और वो उसकी कमजोरी जानता था। अगर उस आदमी की आंखें ढक दी जाएं, तो वो लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। जयंत बस इंतजार कर रहा था कि कब आर्यन उठकर उस आदमी की आंखों पर पर्दा डाल दे और जयंत का शक खत्म हो जाए। वो अपने मकसद को पूरा करने के बीच में एक और मुसीबत नहीं चाहता था। मगर सच बात तो ये थी कि उसके सामने जमीन पर गिरा हुआ आदमी आर्यन नहीं, सिद्धांत था, और उसे ये सब नहीं मालूम था। सिद्धांत अपने हथियार घर पर छोड़कर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसे उनकी जरूरत पड़ेगी। मगर अब वो अपने आप को कोस रहा था। उसके सामने खड़ा हुआ दुश्मन ऊपर से नीचे तक काले साफे से ढका हुआ था। उसकी सिर्फ लाल आंखें सिद्धांत को नजर आ रही थीं। सिद्धांत ने तुरंत उठकर उस आदमी पर हमला किया, मगर खड़े होते ही सिद्धांत का सर चकराने लगा। थोड़ी देर पहले हुए वार के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया था, मगर सिद्धांत ने अपने आप को संभालते हुए उस आदमी को एक लात मारी, मगर तभी वो आदमी अपनी जगह से गायब हो गया। ये देखते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने टेलीपोर्टेशन के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अलग अलग शक्तियों को देखकर सिद्धांत को समझ आ गया था कि उसे भी अपने आप को और ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि दिन ब दिन जिन दुश्मनों से उसका सामना हो रहा था वो और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। अचानक से सिद्धांत को अपने पीछे हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वो अपनी जगह से हिल पाता उससे पहले ही उसे अपनी पीठ पर एक जोर का वार महसूस हुआ। वो अपना संतुलन खो बैठा और सामने दीवार से टकरा गया। सिद्धांत कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके दुश्मन की आंखों से तेज बीम निकलने लगी। वो बीम इतनी शक्तिशाली थी कि सिद्धांत के बाजू की दीवार कुछ ही पलों में पिघल गई। सिद्धांत तुरंत वहां से भागने लगा। अब जयंत को विश्वास हो गया था कि उसके सामने जो आदमी उसके साथी से लड़ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन का एक बहरूपिया है। तभी वो सामने आया और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम और आर्यन के वेश में क्या कर रहे हो? जयंत की आवाज सुनकर सिद्धांत चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी असलियत जयंत के सामने आने ही वाली थी। सिद्धांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो पकड़ा गया तो वो कभी भी आर्यन को राजकुमारी वंदिता को मारने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी में रेत भरी और जयंत के बाजू में खड़े उसके साथी की आंखों में फेंक दी। सिद्धांत वहां से भागने वाला था, मगर तभी अचानक से वहां पर राजकुमारी वंदिता आ गई। जब राजकुमारी वंदिता ने सिद्धांत के शरीर पर घाव देखे, वो तेज आवाज में चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे जाने दो, ये मेरा आदेश है। राजकुमारी वंदिता को वहां देखकर जयंत तुरंत वहां से भाग गया। वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी वंदिता की नजर उस पर पड़े। उसने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसके सामने अभी अभी आर्यन ने उसके साथी की आंखों में धूल झोंक दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में वो आर्यन था या उसका कोई बहरूपिया। वहां से भागते हुए जयंत के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी वंदिता ने बिना कुछ सोचे समझे सिद्धांत के दुश्मन पर वार करना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता देखी जिसे देखकर वो चौंक गया। वो इस बात से दंग था कि जो राजकुमारी वंदिता इतनी होशियार और ताकतवर थी, फिर वो आर्यन से इतनी जल्दी कैसे प्यार कर सकती थी। मगर वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, वो जब होना होता है तो हो जाता है। प्यार ना ही शक्ल देखता है और ना ही कुछ और। राजकुमारी वंदिता ने हवा में भाले को घुमाया और उस मायावी आदमी पर वार करना शुरू कर दिया। मगर वो मायावी आदमी यहां पर राजकुमारी वंदिता से लड़ने नहीं आया था। वो जानता था कि राजकुमारी वंदिता असल में कितनी ताकतवर है, इसलिए वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब होकर सिद्धांत के पास पहुंच गया। उसकी आंखें अभी भी सही से नहीं खुल रही थी, मगर फिर भी उसने सिद्धांत को कस के पकड़ लिया और अगले ही पल वो दोनों वहां से गायब हो गए। राजकुमारी वंदिता अपनी जगह पर अचंभे के साथ खड़ी रही। वो आर्यन का नाम पुकारती रही, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला।
वो इतनी ज्यादा चिंतित हो गई थी कि चिंता के कारण अपना होश खो बैठी और वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत उस मायावी इंसान के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मायावी इंसान उसे किसी और ही जगह लेकर आ गया था। जब सिद्धांत ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा तो उसे पूरी तरह लाल पाया। वो एक पल के लिए चौंक गया और चिल्लाते हुए बोला, ये तुम मुझे कहां ले आए हो? तुम्हें आखिर किसने भेजा है? मगर वो मायावी शक्ति सिद्धांत का जवाब देने के बजाय जोरों से हंसने लगी। अचानक से सिद्धांत के कानों में पानी की आवाज गूंज उठी। जब उसने अपने पीछे नजर डाली तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई, क्योंकि वो पहाड़ की एक बहुत ही लंबी चोटी पर खड़ा हुआ था, जिससे पत्थर टूटकर नीचे बह रहे भयंकर समुद्र में गिर रहे थे। सिद्धांत उस मायावी शक्ति की तरफ मुड़ा और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वो मायावी शक्ति धुएं में बदल गई। उसने सिद्धांत को चारों ओर से घेर लिया। सिद्धांत ने हड़बड़ी में अपनी जेब में हाथ डाला, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी जेब में एक छोटी पैनी चाकू रखी हुई थी। ये वही चाकू थी जो वो ट्रोल से लाया था। सिद्धांत ने तुरंत उस चाकू को बाहर निकाल लिया। उसके आजू बाजू तैर रही काली मायावी शक्ति पर सिद्धांत ने एक जोर का वार किया। अगले ही पल वो शक्ति दर्द से कर्राह उठी, जिसके कारण उन दोनों का ही संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल सिद्धांत उस चोटी से नीचे बह रहे विशालकाय समुद्र में गिर गया। सिद्धांत ने हवा में हाथ उठाया और कुछ पकड़ने की कोशिश की, मगर कुछ ही देर में उसके पैर समुद्र के पानी में डूब चुके थे। देखते ही देखते वो पूरी तरह से समुद्र के अंदर समा गया। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें सीखी थी, लेकिन न जाने क्यों उसे शुरू से पानी से बहुत डर लगता था। इसलिए उसने आज तक स्विमिंग नहीं सीखी थी। पानी में डूबते ही सिद्धांत की सांस फूल गई और वो डूबने लगा। उसने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसके सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में समुद्र का खारा पानी सिद्धांत के आंख, नाक, मुंह में भर गया था, जिसके कारण वो अपना होश खो बैठा। आसमान से चांद की रोशनी सिद्धांत के चेहरे पर चमक रही थी। उसके कानों में समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। सिद्धांत जोरों से खांसने लगा। उसके मुंह और नाक से पानी निकलने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे एक तट पर अपने पेट के बल लेटा हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। अपने पैरों पर खड़े होकर सिद्धांत ने दूर दूर तक सिर्फ समुद्र और रेत के अलावा कुछ और नहीं पाया। उसे मालूम नहीं था कि वो किस जगह पर था और वहां से निकलने का क्या रास्ता था। वो दोबारा से ऐसे चंगुल में नहीं फंसना चाहता था जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए। उसके नीले कपड़े ठंडी हवा के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे। सिद्धांत ने तुरंत अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने हाथ सीने पर बांध लिए। उसे तुरंत इस समुद्र से वापस शीतलपुर जाने का रास्ता ढूंढना ही था। अचानक से उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम जानते हो कि तुम कहां हो? सिद्धांत इस आवाज को पहचानता था। ये वही आवाज थी जिसने उसकी मदद पहले भी की थी। मैं कहां हूं? मुझे यहां से निकलने का तरीका बताइए। सिद्धांत ने उस आवाज से गुहार लगाई। तुम्हें यहां से निकलने की नहीं, बल्कि यहां रहकर अपनी शक्तियां बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। यहां आना कोई संजोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे नसीब में लिखा था। यह जगह जादू से भरी हुई है। इसके हर कोने में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनको अगर तुमने सुलझा लिया तो तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। याद है ना आर्यन कितना ताकतवर है? उस आवाज ने सिद्धांत को बताया, मगर सिद्धांत एक पल के लिए भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वो तेज आवाज में बोला, लेकिन क्या इससे अच्छा ये नहीं कि मैं आर्यन और राजकुमारी वंदिता को दूर रखूं ताकि वो इतने करीब ही ना हो पाए? उसकी बात सुनकर वो आवाज जोर से हंसने लगी। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुदरत को बदल पाओगे? अगर तुम उन दोनों को मिलने से रोकोगे तो वो दोनों कोई और मिलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले उनके दुश्मनों को रोकना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने आप को आर्यन से भी ताकतवर बनाना होगा। उस आवाज ने सिद्धांत को समझाया। सिद्धांत गहरी सोच में डूब गया।
वो जानता था कि शायद वो आवाज सच बोल रही है। आर्यन और वंदिता का मिलन किस्मत में लिखा हुआ था। वो उन्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन वो दुश्मन जो उन्हें जिस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनको जरूर रोक सकता था। वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसे अपने आप को और भी ताकतवर बनाना था ताकि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। उसने अपना सर हां में हिलाया और बोला, मुझे बताइए, और ताकतवर बनने के लिए मुझे और क्या करना होगा? अगले ही पल वो आवाज बोली, तुम यहां से सीधे जाओ। कुछ ही दूरी पर एक महल बना हुआ पाओगे। वहां पहुंचते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर वो आवाज वहां से गायब हो गई। सिद्धांत कदम आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कोई भी हथियार उसके पास नहीं थे। वो बिना हथियारों के कैसे अपने आप को बचाएगा? मगर कुछ दूर चलते ही उसकी नजर रेत में चमक रही किसी चीज पर पड़ी। सिद्धांत दौड़ता हुआ वहां तुरंत पहुंचा और रेत में खोदने लगा। कुछ ही देर में उसके सामने उसकी दोनों तलवारें थीं। उन्हें देखते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि उस आवाज ने ही उसकी मदद की थी। सिद्धांत ने अपने हथियार हाथ में लिए और उस आवाज की बताई हुई दिशा में आगे निकल गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत इतना ताकतवर बन पाएगा कि वो अपने दुश्मनों को आसानी से हरा दे? क्या इंस्पेक्टर रौनक सिद्धांत की जिंदगी का सच जान पाएगा? कौन से नए खतरे सिद्धांत की जिंदगी में आने का इंतजार कर रहे थे? क्या सिद्धांत भूषण और जयंत को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।